हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो सापित बस्ती पार्ट 1 में आपने सुना कि सुबह सुबह मोहनलाल डॉक्टर साहब को उठाने के लिए आ जाता है। डॉक्टर साहब सुबह सुबह ही सोए होते हैं, तो वो गुस्से में आते हैं, गेट खोलते हैं, देखते हैं कि मोहनलाल खड़ा है और डॉक्टर साहब से बोलता है एक इमरजेंसी आ गया है, चलिए। तो डॉक्टर साहब बोलते हैं क्या इमरजेंसी आ गया है, चलो मैं चलता हूँ। तो मोहनलाल के पीछे पीछे डॉक्टर साहब चल देते हैं। अब आगे मोहनलाल ने सही कहा था। लगभग 15 मिनट के बाद हम लोग एक मकान के सामने खड़े हुए थे। दूर से देखने में वह मकान बहुत ही पुराना मालूम हो रहा था। मैंने मोहनलाल की तरफ देखा, कहा इस मकान में तो मुझे कोई नज़र नहीं आता। तुम तो कह रहे थे यहाँ पर कोई मरीज है, मगर मुझे इस मकान में तो क्या इस यहाँ पे कोई आसपास भी नज़र नहीं आ रहा है। मोहनलाल ने फिर वही जवाब मुझे दिया, डॉक्टर साहब मैंने आपसे कहा था ना कि यहाँ के लोग जल्दी सो जाते हैं और वह देर से उठते हैं। रहा सवाल इस मकान में किसी के रहने का, तो आप अंदर चलिए। अंदर एक मरीज लेटा हुआ है जो बहुत बीमार है। फिर मैंने मोहनलाल से दरवाज़ा पर ही खड़े रहकर पूछा, एक बात और पूछूं तुमसे मोहनलाल? उस वक्त मैं नींद में था जिस वक्त मेरे घर पर तुम मुझे बुलाने के लिए आए थे। क्या तुम इन लोगों को जानते हो? क्योंकि इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ तुम मुझे किसी के घर पर लेकर आए हो। ज़्यादातर गांव के बासिंदे मेरे क्लिनिक पर ही या अस्पताल में आकर खुद को दिखाते हैं और अपना इलाज करवाते हैं। मोहनलाल ने मेरी बात सुनकर जवाब दिया, डॉक्टर साहब आपकी बात बिल्कुल सही है, मैं इन लोगों को जानता हूँ। दरअसल ये लोग मेरे मिलने वाले हैं। अच्छा ये बताओ मरीज को हुआ क्या है? ये तो मुझे नहीं आ रहा, बस वो लेटा हुआ है। न वो कुछ बोलता है और न किसी की तरफ देखता है। उसका जिस्म ठंडा पड़ा हुआ है। मोहनलाल की बात सुनकर मैं मोहनलाल के चेहरे को गौर से देखने लगा। पता नहीं क्यों पर मुझे उस वक्त सब कुछ बहुत अजीब सा लग रहा था। ठीक है, अंदर से किसी को बुलाओ तो सही। क्या यहीं बाहर ही खड़े रहोगे? मैंने जमाई लेते हुए मोहनलाल से कहा, किसी को बुलाने की ज़रूरत नहीं डॉक्टर साहब, आप मेरे साथ चलिए। मैं आपसे कह चुका हूँ कि ये लोग मेरे जानने वाले हैं। ये कहकर मोहनलाल ने उस मकान का दरवाज़ा खोल दिया। मकान के अंदर दाखिल हो गया और उसके पीछे पीछे मैं भी। मैंने अंदर जाकर देखा। बाहर से देखने में वो मकान बहुत ही पुराना मालूम हो रहा था, मगर अंदर से ठीक ठाक बना हुआ था। मकान के अंदर जाते ही मैंने देखा सामने 2 कमरे बने हुए थे और एक कमरे में कुछ लोगों की बातों की आवाज़ें आ रही थी। मैं समझ गया कि मरीज वहीं पर है। मैं मोहनलाल की तरफ देखने लगा। मोहनलाल ने फिर मुझसे उसके पीछे की तरफ चलने का इशारा किया। मैं मोहनलाल के पीछे पीछे चलने लगा। कुछ ही लम्हों बाद मैं एक कमरे में मौजूद था। मैंने वहाँ पर देखा एक बुजुर्ग बैठे हुए थे जिनकी सफ़ेद दाढ़ी थी और वहाँ उनके पास 2-3 औरत भी बैठी हुई थी, लेकिन वो औरतें सब बुर्के में थी। मैं समझ गया यह मकान किसी मुस्लिम का ही है। मैंने देखा वो औरतें खामोश बैठी हुई थी। वो उस चारपाई की तरफ देख रही थी जहाँ पर मरीज को लिटाया गया था। मरीज के मुंह पर एक कपड़ा ढका हुआ था। मैंने उन बुजुर्गों से पूछा, क्या हुआ है इनको? वो बुजुर्ग मेरी तरफ गौर से देखने लगे। उनके देखने का अंदाज मुझे उस वक्त बहुत अजीब लगा। उनकी आंखें बिल्कुल सफ़ेद अंडे की तरह लग रही थी। ऐसा लगता था कि उनकी आंखों में पुतली जैसे हो ही ना। उनको देखकर मुझे एक दहशत सी सवार होने लगी थी, लेकिन मैंने अपने आप को संभाल लिया और अपनी कैफियत उनसे बयान नहीं की, क्योंकि एक तो मैं थका हुआ था और ऊपर से नींद अभी भी आ रही थी। उन बुजुर्गों ने कोई मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया। मैंने दोबारा उनसे पूछा, हजरत क्या हुआ है? इन्हें कुछ कुछ बताएंगे आप? थोड़ी देर बाद वो बोले, आप खुद क्यों नहीं देख लेते कि क्या हुआ है इसको? मैंने इससे आगे उनसे पूछना कुछ मुनासिब नहीं समझा। जैसे ही मैंने मरीज के मुंह पर से कपड़ा हटाने की कोशिश की तो उन बुजुर्गों ने मेरा हाथ पकड़ मुझे रोक दिया। नहीं, आप ऐसे ही देखिए क्या हुआ है। इसको कपड़ा मुंह से
नहीं हटाइए। मैं बुजुर्ग की इस बात पर पूरी तरह से तिलमिला गया। मुझसे ना रहा गया। मैं मोहनलाल की तरफ देखने लगा। मुझे उनकी बात पर इस कदर गुस्सा आया कि मैं अपना आपा खो बैठा, क्योंकि वैसे भी मैं बहुत थका हुआ था। क्या बात कर रहे हैं आप? आपने मुझे क्या समझाया? मैं एक डॉक्टर हूँ। जब तक मैं मरीज को पूरी तरह नहीं देखूंगा, मैं पता कैसे लगाऊंगा कि इसे हुआ क्या है? मुझे इसका चेहरा देखना होगा। वो बुजुर्ग जिद पर अड़ गए। नहीं, इसका चेहरा आप नहीं देख सकते। मुझे उनकी बात पर फिर दोबारा गुस्सा आ गया, लेकिन दोबारा मैंने अपने गुस्से को अंदर ही दबा लिया, ये सोचकर कि शायद मरीज की हालत अच्छी नहीं है और इन बुजुर्गों ने टेंशन ले ली हो और टेंशन में इस तरह बोल रहे हो। फिर मैंने मरीज का हाथ पकड़कर मैंने उसकी नब्ज चेक की। जैसे ही मैंने मरीज का हाथ पकड़ा, मेरे अंदर से सनाक सा निकल गया। वो मर चुका था। मैं उधर उधर देखने लगा और बुजुर्ग की तरफ देखने लगे। फिर मैंने बहुत ही धीमे अल्फाजों में बुजुर्ग से कहा, ये आपका कौन है? क्या ये आपका बेटा है? बुजुर्ग ने फिर मेरे सवाल का उल्टा जवाब दिया। तुम्हें इस बात से कोई मतलब नहीं होना चाहिए कि ये मेरा कौन है, ये कौन या कौन नहीं है। ये बताओ, क्या यह ठीक हो सकता है? उनके इस बर्ताव पर पूरी तरह मैं झुंझला गया। फिर मैंने खुलकर साफ अल्फाजों में कह दिया कि ये मर चुका है। ये आपका कोई भी हो, इसकी नब्ज नहीं चल रही और जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है, इसको मरे हुए कम से कम 2 से 4 घंटे हो चुके। मुझे लगता था कि मेरे ऐसे कहने पर बुजुर्ग थोड़े रोएंगे, कुछ कुछ कहेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वो मेरी बात सुनकर मुझे ही बहुत गौर से देखने लगे। फिर मैंने उन औरतों की तरफ नज़र दौड़ाई जो उस मरीज के पास बैठी हुई थी और सभी खामोशी से मुझे ही देखी जा रही थी। मुझे उन औरतों का अपनी तरफ देखना बहुत ही अजीब लग रहा था। मैंने मोहनलाल की तरफ नज़र दौड़ा कर देखा। मैंने देखा मोहनलाल भी मुझे ही बहुत गौर से देख रहा था। माजरा मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। पता नहीं क्यों मेरे जिस्म में एक दहशत सी सवार होने लगी। मुझे ऐसा लगा जैसे कि यहाँ पर कुछ भी सही नहीं है। मैं कहीं गलत जगह तो नहीं आ गया। थोड़ी ही देर बाद बुजुर्ग मेरी तरफ देखकर बोले, आज तुम इसका चेहरा हटा सकते हो डॉक्टर साहब। मैं बुजुर्ग की तरफ हैरानी और परेशानी के आलम से देखने लगा, लेकिन मैंने उनकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। मैंने सोचा कि एक बार और नब्ज चेक कर ली जाए। फिर मैंने उस मरीज को दोबारा नब्ज टटोली, लेकिन वो मर चुका था। फिर मैंने उसके मुंह पर से कपड़ा हटा दिया। ऐसे ही मैंने उसके मुंह पर से कपड़ा हटाया, मेरे जिस्म में जैसे जान निकल गई हो। मेरे होश फाख्ता हो गए। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। ऐसा कैसे हो सकता है? क्या यह मेरा सपना है या हकीकत? लेकिन वह सपना नहीं, हकीकत ही लग रहा था। जब मैंने उस मरीज के चेहरे से कपड़ा हटाया तो वहाँ सामने मेरा ही चेहरा था, यानी कि मैं खुद को मुर्दा देख रहा था। मेरे होश फाख्ता हो गए और मुझसे रहा नहीं गया और मैंने चीखते हुए बुजुर्ग की तरफ मुखातिब होकर कहा, ये क्या बकवास है? ये क्या हो रहा है? कौन हो तुम लोग? मेरी बात सुनकर बुजुर्ग मुझे देखकर मुस्कुराने लगे और बहुत ही तेज आवाज़ में मुझसे बोले, तुम्हें दिख नहीं रहा? ये तुम ही लेटे हो, ये तुम ही हो। अचानक मेरा वहाँ पर दम घुटने लगा। मुझे ऐसा लगा जैसे कि मेरी सांसें रुक रही हो और मुझ पर बेहोशी सी सवार होने लगी। मैंने मोहनलाल को आवाज़ लगाई, लेकिन मैंने देखा मोहनलाल सपाट चेहरा लिए मुझे ही देखे जा रहा था, जैसे कि उसे मुझसे कोई मतलब ही ना हो, जैसे कि मैं उसके लिए अनजान हूँ। कड़ाके की ठंड में मेरे पसीने बहते चले जा रहे थे और मैं घुटनों के बल गिर गया और दोबारा फिर मेरी निगाहें उस मरीज पर पड़ी तो एक बार फिर मैं काँप कर रह गया। वो यकीनन मेरा ही चेहरा था, मगर वो जिंदा होता तो हूबहू बिल्कुल मेरी तरह होता। मुझ पर बेहोशी छा रही थी और मैं अपना होश खो रहा था। फिर अचानक मैं ज़मीन पर गिर गया और मुझे कुछ भी होश नहीं रहा। थोड़ी देर बाद मेरे कानों में एक आवाज़ गूंजी, डॉक्टर साहब।
डॉक्टर साहब उठिए, दोपहर के 12 बज गए। आपकी तबीयत तो ठीक है ना? अचानक मेरी आंख खुल गई और मैं हड़बड़ा कर उठ बैठा। मगर ये क्या, मैंने देखा कि मैं अपने ही कमरे में मौजूद था, अपने ही बेडरूम में लेटा हुआ था। फिर दोबारा आवाज़ आई, डॉक्टर साहब उठिए ना। मैं उस आवाज़ को पहचानता था। यह आवाज़ किसी और की नहीं बल्कि मेरे दूध वाले की थी, जो अक्सर सुबह दूध लेकर आता था। मैंने देखा कि मैं पसीने पसीने हो रहा था। मैंने उठकर झट से दरवाज़ा खोला तो सामने दूध वाला ही खड़ा था। मुझे देखकर कहने लगा, डॉक्टर साहब मैं सुबह भी आया था लेकिन आप सो रहे थे। फिर मुझे लगा कि शायद रात को आप कोई मरीज वगैरह देखने निकल गए हों। आपकी नींद पूरी नहीं हुई होगी, इसलिए मैं दोपहर को दूध लेकर आ गया। मैंने उसके हाथों से दूध का पैकेट ले लिया और फिर से अपने कमरे की तरफ देखने लगा। दूध का पैकेट रखकर मैं कुर्सी पर बैठ गया और सोचने लगा, अभी कुछ देर पहले जो मेरे साथ हुआ वो क्या था? क्या वह सपना था या हकीकत थी? घड़ी की तरफ मैंने निगाहें दौड़ाई तो वो दिन के 12 बज रहे थे। मैंने एक ऐसा सपना देखा था जिसने मुझे अंदर तक झिझोड़ कर रख दिया था। मैंने देखा कि मेरा बदन अभी भी डर से काँप रहा था। फिर मैंने खुद को नॉर्मल किया और नहाने के लिए चला गया। नहाने के बाद मैंने अपने लिए चाय बनाई और बैठकर चाय पीने लगा। हवा ठंडी ठंडी चल रही थी। मैं अभी भी अपने उस सपने के बारे में सोच रहा था जो बिल्कुल हकीकत जैसा था। मैं सोच रहा था कि कैसा सपना था, बिल्कुल हकीकत की तरह। फिर मैं अस्पताल की तरफ चल दिया। अस्पताल पहुंचने के बाद मैंने देखा मोहनलाल दरवाजे पर ही खड़ा था। ओह, मुझे देखकर पूछने लगा, डॉक्टर साहब आज तो बहुत देर तक सोए आप, और सोते भी क्यों नहीं? रात भर आप जाग रहे थे। आप वाकई बहुत अच्छे आदमी हो डॉक्टर साहब, वरना रात में बहुत से डॉक्टर अक्सर मरीजों को भगा देते हैं। मैं उसे देखकर उसके पास ही आ गया। फिर वो मुझसे बोला, आज सुबह से कोई भी पेशेंट नहीं आया डॉक्टर साहब, इसीलिए हमने आपको जगाना सही नहीं समझा। आप रात भर के जागे थे। आपके चेहरे से थकान भी साफ साफ झलक रही है। मैं मोहनलाल को गौर से देख रहा था। मैं सोच रहा था कि मोहनलाल से कुछ पूछूं या ना पूछूं। मेरा दिल एक अजीब सी कसमकस में था। फिर मैंने मोहनलाल से पूछ ही लिया, मोहनलाल क्या तुम सुबह के वक्त मेरे पास आए थे? मेरे इस सवाल पर मोहनलाल मुझे गौर से देखने लगा। फिर वह कुछ सोचकर बोला, सुबह सुबह तो नहीं आया डॉक्टर साहब। हाँ, रात में मैं आपके पास आया था। जो एक पेशेंट आया था, जो एक लड़की थी, आपको दिखाने के लिए। उसके बाद मैं चला गया था। सुबह के वक्त मैं आपके पास नहीं आया। क्या कोई खास बात? उसने मुझसे पूछा। मैंने उसकी तरफ देखकर मना कर दिया, नहीं, बस मुझे लगा कि शायद सुबह किसी ने दरवाज़ा खटखटाया था और वह शायद तुम ही हो। मेरी बात सुनकर मोहनलाल हंसने लगा। नहीं डॉक्टर साहब, आपको ज़रूर कोई वहम हुआ होगा। मैं सुबह सुबह आपके पास नहीं आया, बल्कि मैं तो खुद सुबह 9 बजे सोकर उठा हूँ। आप रात भर के थके हुए थे डॉक्टर साहब। नींद में अक्सर कभी कभी ऐसा धोखा हो जाता है। तुम ठीक कहते हो मोहनलाल, शायद मेरा वहम ही होगा। मैंने ज़बरदस्ती मुस्कुराते हुए मोहनलाल की तरफ देखकर कहा। मैंने खुद को नॉर्मल दिखाने की एक कामयाब कोशिश की। मोहनलाल भी मुझे मुस्कुराता देखकर खुद भी मुस्कुराने लगा। फिर मैंने उसे टालने के लिए कहा, मेरे केबिन में चाय भिजवा देना मोहनलाल। मुझे इस वक्त चाय की बहुत तलब महसूस हो रही है। मेरा ऐसा कहने पर मोहनलाल खुश हो गया। ठीक है डॉक्टर साहब, आप अपने केबिन में चलिए, मैं अभी आपके लिए एक पसंदीदा बढ़िया वाली चाय बनवा कर लेकर आता हूँ। ये कहकर मोहनलाल वहाँ से चला गया और मैं मोहनलाल को जाते हुए देखने लगा। सच तो ये है कि मेरे दिमाग में बहुत से सवाल चल रहे थे। जो सपना मैंने कुछ देर पहले देखा था, उस सपने ने मुझे अंदर तक हिला कर रख दिया था। फिर धीरे धीरे कदमों से मैं अपने केबिन की तरफ चला गया। अपने केबिन में बैठकर फिर मैं उसी सपने के बारे में सोचने लगा। अजीब सपना था, बिल्कुल हकीकत की तरह। फिर मैंने अपने आप को नॉर्मल करने की कोशिश की और अपने दिमाग में आ रहे ख्यालों को झटक दिया। ये सोचकर कि मैंने अपने आप को समझाया कि मैं खामखा इतना परेशान हो रहा हूँ। वो सिर्फ एक सपना ही तो था। हकीकत तो ये है कि मैं इस वक्त अपने केबिन में बैठा हुआ हूँ।
मैं इस बात को सोच ही रहा था कि मोहनलाल मेरे सामने चाय लेकर हाजिर हो गया। मैंने मोहनलाल के हाथ से चाय ले ली और चाय की चुस्कियाँ लेने लगा। चाय वाकई में बहुत अच्छी बनी थी। मोहनलाल मेरे लिए चाय बहुत ही अच्छा बनवा कर लाया था। मैं आराम से बैठकर चाय पीने लगा और मोहनलाल मेरे सामने खड़ा था। मैंने मोहनलाल से पूछ लिया, क्या बात है मोहनलाल, ऐसा लगता है जैसे कि तुम मुझसे कुछ कहना चाहते हो। मोहनलाल मेरे तरफ देखकर हंसने लगा। बाबूजी, मुझे 100 रुपये की ज़रूरत है। मोहनलाल अक्सर मुझसे पैसे मांग लिया करता था और मैं मोहनलाल को खुशी खुशी पैसा दे देता था, क्योंकि वह मेरे बहुत से काम भी करता था। ठीक है मोहनलाल। फिर अचानक मुझे याद आया कि कल नादिया के बाप ने मुझे अंधेरे में कुछ पैसे दिए थे। फिर मैंने सोचा, देखते हैं कितने पैसे थे। मैंने कोट की जेब में हाथ डाला। वो पैसे अभी भी वैसे ही घुड़ी मुड़ी जेब में रखे हुए थे, जैसे नादिया के बाप ने मुझे हाथ में थमा दिए थे। मैंने उस पैसे को जेब में रख लिया था। मैं वो पैसे निकाल कर गिनने लगा। मेरी हैरत की इंतहा नहीं रही। वो पूरे 10 नोट थे, वो भी 100 के नोट। उस वक्त 1000 बहुत अहमियत रखते थे। मैं सोचने पर मजबूर हो गया कि नादिया का बाप देखने में तो बहुत ही ज़्यादा गरीब मालूम हो रहा था। एक गरीब आदमी इतने पैसे नहीं दे सकता। मैंने उसमें से 100 निकाल कर मोहनलाल को दे दिए और मोहनलाल वहाँ से चला गया। और मैं कुर्सी पर बैठे बैठे ये सोचने लगा कि ये सब क्या हो रहा है। मोहनलाल के जाने के बाद मैं इन बातों पर गौर कर ही रहा था, तभी अचानक मोहनलाल मेरे पास दोबारा वापस आ गया। वह मुझे देखकर कहने लगा, डॉक्टर साहब, आपसे मिलने आपके दोस्त इंस्पेक्टर खान आए हैं। इंस्पेक्टर खान का नाम सुनकर मैं अचानक चौंक पड़ा और मैंने मन ही मन सोचा कि इंस्पेक्टर खान इस वक्त यहाँ पर, सब खैरियत तो है। दरअसल जब मेरी इस गांव में पोस्टिंग हुई थी, मैं तभी से इंस्पेक्टर खान को जानता था। वह 1-2 बार अपनी बीवी का इलाज कराने के लिए मेरे पास आए थे। तब से मेरा और उनका रवैया आपस में थोड़ा दोस्ताना हो गया था। इंस्पेक्टर खान बहुत ही हंसमुख स्वभाव वाले व्यक्ति थे। हालांकि वो उम्र में मुझसे बहुत बड़े थे, लेकिन फिर भी वो मुझसे ऐसे बात करते थे जैसे कि वो मेरे हम उम्र हो। मैंने मोहनलाल से कहा, ठीक है, उन्हें अंदर भेज दो। थोड़ी देर बाद मेरे सामने इंस्पेक्टर खान बैठे हुए थे और मुस्कुरा रहे थे। सलाम दुआ होने के बाद इधर उधर की बातें होने लगी। फिर थोड़ी देर बाद इंस्पेक्टर खान मुझसे खुद बोले, दरअसल आप सोच रहे होंगे कि मैं बेवक्त आपके पास क्यों आ गया। मैंने इंस्पेक्टर खान की तरफ देखकर मुस्कुरा कर कहा, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, पर मेरे दिमाग में अभी भी थोड़ा उलझन था पिछली बातों को लेकर। फिर वो मुझे देखकर मुस्कुराने लगे। क्या बात है डॉक्टर साहब, आप कुछ परेशान से दिख रहे हैं। मैंने बात को काटते हुए कहा, अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है इंस्पेक्टर साहब। आप तो जानते हैं, कभी कभी रात को मरीज अक्सर यहाँ पर आ जाते हैं और कभी कभी नींद पूरा नहीं हो पाती। बस थोड़ी सी थकान है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। एक बात पूछूं डॉक्टर साहब, आपको यहाँ पर किसी भी तरह की तकलीफ़ तो नहीं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं खान साहब। हाँ, यहाँ के लोग तो बहुत अच्छे हैं, पर यहाँ कोई डॉक्टर ज़्यादा दिन टिक नहीं पाता। मैं आपकी बात का मतलब नहीं समझा खान साहब। मेरी बात सुनकर इंस्पेक्टर खान ने मुझे गौर से देखने लगे। कुछ नहीं डॉक्टर साहब, तो लगता है आप बहुत थके हुए हैं। हाँ खान साहब, पर यह सब तो चलता रहता है। मेरी बात सुनकर खान साहब मुस्कुराने लगे। तो ठीक है, आपकी थकान आज हम उतार देते हैं। दरअसल आपकी आज हमारे यहाँ पर दावत है और मैं आपको इनवाइट करने आया हूँ। मैं उनकी बात सुनकर इंस्पेक्टर खान की तरफ देखने लगा, क्योंकि मेरा मूड बिल्कुल नहीं था इस वक्त कहीं बाहर जाने का। फिर मैंने इंस्पेक्टर खान से टालने वाले अंदाज में कहा, इंस्पेक्टर साहब, दावत की क्या ज़रूरत है। मेरी बात सुनकर इंस्पेक्टर खान फिर हंसने लगे और वो मुझसे कहने लगे, मैं जानता था मियाँ, तुम ज़रूर कोई बहाना मारोगे, लेकिन आज मैं तुम्हारा बहाना कोई चलने नहीं दूंगा। आज तुम्हें मेरे घर पर दावत में शरीक होना ही होगा और मैं तुम्हें यहाँ पर ले जाने के लिए ही आया हूँ। आज मैंने भी छुट्टी ले रखी है। इंस्पेक्टर खान की बात सुनकर मैं उन्हें मना नहीं कर पाया। फिर वह मुझसे कहने लगे, आप मेरे घर चलिए, लोगों से थोड़ा मिलिए, आप तो हो सकता है आपकी थकान भी उतर जाए। मैंने उनसे
हारे हुए अंदाज में कहा। ठीक है इंस्पेक्टर खान, मैं चलता हूँ। थोड़ी ही देर बाद मैं तैयार होकर इंस्पेक्टर खान के जीप में सवार होकर उनके घर की तरफ जा रहा था। वो मुझसे रास्ते में इधर उधर की बातें कर रहे थे और मैं उन्हें जवाब में सिर्फ मुस्कुरा कर देख रहा था और कभी कभार उनके बातों का हाँ या ना में जवाब दे रहा था। थोड़ी देर बाद मैं इंस्पेक्टर खान के घर पर था। इंस्पेक्टर खान की फैमिली ज़्यादा बड़ी नहीं थी। उनके परिवार में सिर्फ उनके 2 बड़े बेटे और उनकी बीवी थी। उनकी कोई बेटी नहीं थी। इंस्पेक्टर खान के घर में मेरा बहुत ही ज़ोरदार तरीके से स्वागत हुआ था, मानो कि मैं उनका कोई रिश्तेदार हूँ। थोड़ी देर बाद मैं उनकी फैमिली की मोहब्बत देखकर सब कुछ भूल गया जो कुछ घंटों पहले मेरे साथ हुआ था। फिर थोड़ी देर बाद इंस्पेक्टर खान ने मुझसे कहा, मैंने तुमसे कहा था ना डॉक्टर साहब कि लोगों के साथ मिलोगे जुलोगे और ख़ास तौर पर मेरी फैमिली में जब आओगे तो आपकी सारी थकान दूर हो जाएगी। मैं उनकी बात पर मुस्कुराकर रह गया। मैं और इंस्पेक्टर खान बातें कर ही रहे थे, तभी अचानक कमरे में किसी व्यक्ति ने प्रवेश किया। मैंने देखा कि एक नूरानी शख्स इंस्पेक्टर खान के कमरे के अंदर आ रहे थे और इंस्पेक्टर खान बड़े ही अदब के साथ उठकर खड़े हो गए। उनकी देखा देखी मैं भी इंस्पेक्टर खान के साथ उठकर खड़ा हो गया। थोड़ी देर बाद मेरे सामने एक बुजुर्ग और इंस्पेक्टर खान एक सोफे पर बैठे हुए थे। इंस्पेक्टर खान ने बड़ी ही मोहब्बत के साथ उन्हें सलाम किया और जाकर उनके गले लग गए। बुजुर्ग ने उनकी पीठ थपथपाई और वह दुआएं देने लगे। मैं ये सारा का सारा माजरा देख रहा था। फिर बुजुर्ग ने मेरी तरफ नज़र दौड़ाई, मगर जैसे ही बुजुर्ग ने मेरी तरफ नज़र दौड़ाई तो मेरी हैरत की इंतहा नहीं रही। मैं इन बुजुर्ग को कैसे भूल सकता हूँ। ये वही बुजुर्ग थे जो रात में मेरे सपने में आए थे। फ़र्क सिर्फ इतना था कि जिन बुजुर्ग को मैंने सपने में देखा था उनकी आंखों की पुतलियाँ नहीं थी और उनका चेहरा थोड़ा सख्त था और गुस्से वाला था। अगर उस सपने वाले बुजुर्ग की आंखें सही होती और चेहरा थोड़ा नॉर्मल होता तो यकीनन वो हूबहू इन्हीं की तरह कार्बन कॉपी लगते। इंस्पेक्टर खान मेरी तरफ देखकर मुखातिब हुए और वह मुझसे बोले, डॉक्टर साहब, ये हमारे पीर हैं। इनकी दुआओं ने हमारी बहुत साथ दिया है। इन्हें कोई मामूली हस्ती ना समझना, ये बहुत पहुँचे हुए बुजुर्ग हैं। मैं इंस्पेक्टर खान की बात सुनकर मुस्कुराकर रह गया। फिर मैंने बड़े अदब के साथ बुजुर्ग को सलाम किया। मेरे सलाम का जवाब देकर वो बुजुर्ग मेरी तरफ देखने लगे। वो मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा रहे थे। उनकी मुस्कुराहट बहुत ही मिनी खेज थी। फिर उन बुजुर्ग ने मुझे अपने पास बुलाया और मुझसे बड़ी मोहब्बत से बोला, क्या सोच रहे हो नौजवान? मुझे इतनी गौर से क्यों देख रहे हो? मैं उनकी बात पर उनकी शक्ल को देखने लगा। शायद वो मेरी स्थिति को भाप गए थे। फिर वो मुस्कुराकर बोले, मैं जानता हूँ नौजवान, तुम क्या सोच रहे हो। तुम शायद अपने सवालों का जवाब ढूंढ रहे हो, मगर ये यकीन मानो, तुम्हें तुम्हारे सवाल के जवाब तुम्हें बहुत जल्द मिल जाएंगे। मैं इस घर में 1 हफ्ते रहूँगा। तुम्हें किसी भी प्रकार की मुसीबत का सामना करना पड़े या कोई परेशानी का सामना करना पड़े तो बेझिझक तुम इस घर में आ जाना मेरे पास, और यहाँ इस घर में ही आना, अपने घर पर मत चले जाना। मैं उनकी बात सुनकर दंग रह गया। उनकी बातों में ऐसा लग रहा था जैसे कि वह मेरे बारे में सब कुछ जानते हो। फिर मैंने बहुत ही अदब से कहा, मैं आपकी बात का मतलब नहीं समझा हजरत। कुछ बातें राज में रहें और समझ में ना आए तो ही अच्छा है। तुम्हें मेरी बात का मतलब जल्द पता चल जाएगा। और उसके बाद उन्होंने अपनी जेब से निकाल कर मुझे एक ताबीज़ दिया और कहा, इसे पहन लो नौजवान, और इस ताबीज़ को अपने कपड़ों के अंदर हमेशा छुपा कर रखना। इस ताबीज़ को किसी के सामने जाहिर मत होने देना। मैं उनकी बात सुनकर इंस्पेक्टर खान की तरफ देखने लगा। इंस्पेक्टर खान ने मुझसे कहा कि बुजुर्ग जो कह रहे हैं उन्हें मान लो। मैंने कहा था डॉक्टर साहब कि ये बहुत पहुँचे हुए बुजुर्ग हैं, और वैसे भी ताबीज़ पहनने में क्या जाता है। मैं इन सब बातों पर यकीन नहीं करता था, मगर उनके इसरार के बाद मैंने वह ताबीज़ पहन लिया। फिर खाना खाने
से फारिग होने के बाद इंस्पेक्टर खान मुझे छोड़ने के लिए मेरे घर तक आए और मैं इंस्पेक्टर खान को जाते हुए देख रहा था। मैंने घड़ी की तरफ जब नज़र दौड़ाई तो मैंने देखा घड़ी में उस वक्त रात के 10 बज रहे थे। मैं अपने बेड पर जाकर लेटकर उन बुजुर्ग के बारे में सोचने लगा। मुझे उन बुजुर्ग की बातें बहुत ही अजीब लगी थी और वह इत्तेफाक भी मुझे बहुत ही अजीब लगा था। मुझे बहुत ही अजीब लगा था कि कल रात ही मैंने उन बुजुर्ग को ख्वाब में देखा था। फिर उन बुजुर्ग का मुझसे कहना कि अगर मैं कोई मुसीबत का शिकार हुआ तो मेरे पास आ जाना। मैं ये सोचने पर मजबूर हो गया, क्या वाकई मैं किसी मुसीबत में पड़ने वाला हूँ? ये सारी बातें सोचते सोचते कब नींद के आगोश में चला गया मुझे पता ही नहीं चला। मैं सुबह देर तक सोता रहा। मेरी आंखें 11 बजे खुली। मैं जल्दी से नहा धोकर फ्रेश होकर अपने अस्पताल की तरफ चला गया। आज मुझे नादिया का बड़ी ही बेसब्री से इंतज़ार था। मेरी आंखें नादिया को देखने के लिए बुरी तरह से बेताब थी। सुबह से लेकर शाम तक मैंने नादिया का इंतज़ार किया मगर वहाँ पर कोई नहीं आया। मैंने बहुत बार मोहनलाल को बाहर भेजकर दिखवाया मगर मोहनलाल ने यही बताया कि डॉक्टर साहब यहाँ पर अभी तक कोई नहीं आया। मैं खुद बाहर जाकर बड़ी बेचैनी से नादिया का इंतज़ार करने लगा। मोहनलाल ने मुझे 1-2 बार पूछा भी, डॉक्टर साहब आज रात में घर नहीं जाना है क्या? आपका टाइम तो ख़त्म हो गया है, आप अक्सर इतने बजे अपने घर पर चले जाते हैं। मैंने मोहनलाल को ये कहकर टाल दिया, हाँ मैं थोड़ी देर बाद चला जाऊंगा, तुम परेशान मत हो। मैं मोहनलाल को जाहिर नहीं करना चाहता था मैं नादिया का इंतज़ार कर रहा हूँ। पता नहीं वो मेरे बारे में क्या सोचता। मैंने घड़ी की तरफ जब नज़र दौड़ाई तो मैंने देखा घड़ी में रात के 9 बज रहे थे। मैं थक हार कर अपने केबिन में बैठ गया और सोचने लगा, लगता है नादिया आज नहीं आएगी। और मैं मन ही मन खुद को कोसने लगा कि मुझे कम से कम पूछ लेना चाहिए था कि वो लोग कहाँ रहते हैं। थक हार के मैं अब अपने क्वार्टर की तरफ जाने लगा। मैं अस्पताल के बाहर निकल ही रहा था तभी मैंने देखा कि एक बूढ़ा मेरी तरफ बहुत तेज़ी से चला आ रहा था। मैं उसे गौर से देखने लगा। अब वो बूढ़ा मेरे बहुत ही ज़्यादा करीब आ चुका था। मुझे उसे पहचानने में कोई ख़ास दिक्कत नहीं हुई। नादिया का बाप था मगर उसके साथ नादिया नहीं थी और ना ही नादिया की माँ थी। वो अकेला आया था। मुझे उसे अकेला आते देखकर बड़ा अजीब लगा। दरअसल गांव पहाड़ी इलाके से था और वहाँ 9 बजने के बाद सन्नाटा छा जाता है। गांव के लोग अक्सर जल्दी सो जाया करते हैं। अस्पताल के कुछ ही लोगों को छोड़कर ज़्यादातर सभी लोग वहाँ से जा चुके थे। सिर्फ वही लोग वहाँ पर थे जिनकी ड्यूटी नाइट में थी। मैं नादिया के बाप को देखकर रुक गया। वो अब बिल्कुल नज़दीक आ चुके थे। मैंने देखा कि वो बहुत परेशान लग रहे थे। फिर मैंने नादिया के बाप से पूछा, क्या हुआ? तुम अपनी बेटी को साथ नहीं लाए? खैरियत तो है? मेरी बात सुनकर वो मुझे देखने लगा। फिर थोड़ी देर बाद वो मुझसे बोला, दरअसल मैं अपनी बेटी को यहाँ पर आपको दिखाने के लिए लाने वाला था डॉक्टर साहब, लेकिन अब उसकी तबीयत फिर से ख़राब हो गई। वो फिर से किसी से कुछ नहीं बोल रही, सबको बस देख रही है। मैं नादिया के बाप की बात सुनकर नादिया के बाप को गौर से देखने लगा। शायद मैं उनको समझने की कोशिश कर रहा था, आखिर वो कहना क्या चाहते हैं। मैं आपकी बात का मतलब नहीं समझा। मतलब डॉक्टर साहब, नादिया की आज सुबह से ही तबीयत ठीक नहीं है, वो बस लेटी हुई है। उसने आज सुबह से कुछ खाया भी नहीं है। अगर ऐसी बात थी तो आपको सुबह ही मेरे पास लेकर आना चाहिए था। डॉक्टर साहब, मैंने उसे कहा था मगर वो यहाँ आने के लिए राज़ी नहीं। उसने मुझसे कहा कि डॉक्टर साहब को आप यहाँ ले आओ। डॉक्टर साहब, मैं अपनी बेटी से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ, मैं उसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। मैंने आपसे पहले ही कहा था, बस मेरी बेटी ठीक हो जाए, वो खुश रहने लगे। मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है। फिर मेरे जहन में एक ख्याल आया कि मैं आज सुबह ही सोच रहा था। मैंने नादिया के बाप से कहा, अच्छा एक बात बताओ, आप क्या काम करते हो? मेरी बात सुनकर वह चौंक कर मेरी तरफ देखने लगा। कुछ नहीं डॉक्टर साहब, मैं मजदूरी करता हूँ और कुछ नहीं। ये कहकर वो मुझसे फिर से आंखें चुराने लगा। मैं उसे बहुत ही गौर से देख रहा था। फिर थोड़ी देर बाद मैंने उनसे कहा, कल आपने मुझे 1000 रुपये दिए थे। एक मजदूर के पास इतने पैसे नहीं होते।
वो बूढ़ा मेरी बात सुनकर खामोश हो गया। फिर थोड़ी देर बाद वो बोला, बात ऐसी है डॉक्टर साहब कि मैं अपने ज़माने का बहुत बड़ा कारोबारी आदमी हुआ करता था, मगर किन्हीं वजह से मेरे कारोबार बर्बाद हो गए। मैं तबाह हो गया और मैं सड़क पे आ गया। बस थोड़ी सी जमा हुई रकम है मेरे पास जो मैंने अपने बेटी की शादी के लिए रखी हुई है, दहेज के लिए। पर मुझे सबसे ज़्यादा फिक्र अपनी बेटी की सेहत की है। आप अच्छी तरह से जानते हैं डॉक्टर साहब, जब किसी अमीर आदमी का कारोबार बर्बाद होता है तो आसपास के लोग उसे किस निगाह से देखते हैं। उसकी इज्जत खत्म हो जाती है। पता नहीं क्यों मुझे उसकी बात पे यकीन नहीं हो रहा था, मगर मैंने उनसे कुछ नहीं कहा। ठीक है, मुझसे क्या चाहते हैं? मैं आपको अपने घर ले जाने के लिए आया हूँ डॉक्टर साहब। आप मेरे साथ मेरे घर चलें और मेरी बेटी को देखें कि उसे हुआ क्या है। इससे पहले हमने उसका इलाज कई डॉक्टरों से करवाया है, मगर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। लेकिन परसों जब वो आपके पास आई तो मुझे काफ़ी सही नज़र आई। आपके हाथों में शिफा है डॉक्टर साहब। मैं बूढ़े की बात सुनकर सोचने लगा कि इस बूढ़े के मुताबिक नादिया का इलाज इससे पहले कई डॉक्टरों ने करवाया, मगर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। मगर नादिया की माँ ने मुझे ऐसा क्या बात बताने वाली थी जो वो बताते बताते रुक गई। मगर मैंने नादिया को खुद देखा था, वो बिल्कुल सही थी। उसे किसी भी तरह की कोई बीमारी नहीं थी। ये सारी बातें सोचकर मैं एक बार फिर गहरी सोच में पड़ गया। मेरी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। मैं ये सब सोच ही रहा था, वो बूढ़ा मेरे सामने गिड़गिड़ाने लगा। मुझ पर रहम खाओ डॉक्टर साहब, मेरे घर पर चलो, एक बार मेरी बेटी से को देख लो। तुम्हें तुम्हारे घर चलने में कोई ऐतराज़ नहीं। मैंने नादिया के बाप को देख कर कहा, लेकिन इस वक्त रात बहुत ज़्यादा हो चुकी है डॉक्टर साहब। मेरा घर ज़्यादा दूर नहीं है, बस यहीं करीब में है। आप चिंता मत करो, मैं आपको आपके घर सही सलामत छोड़ दूंगा। वो बहुत ही इल्तिजा कर रहे थे। मैंने देखा उसके बाप के आंखों में आंसू थे। पता नहीं क्यों मुझे उस वक्त उन पर बहुत ही तरस आ गया। ठीक है, अगर आपकी यही मर्जी है तो मैं आपके साथ चलने को तैयार हूँ। मैं एक डॉक्टर हूँ और डॉक्टर का पहला काम किसी भी हालत में मरीज को देखना है और उसका इलाज करना है। मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ, कहकर वो उस बूढ़े आदमी के पीछे पीछे चलने लगे। आखिर नादिया को हुआ क्या है? वो बार बार बीमार क्यों पड़ रही? आखिर ऐसा क्या है? ये जानने के लिए लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना न भूलें।